नमस्कार शुक्ला और शुरू करते हैं 10 की दहाड़ बड़ी खबर के साथ। खबर है विधान परिषद उपचुनाव में सपा की हार पर मायावती का प्रहार सामने आया है। सपा ने हार तय होने के बावजूद उम्मीदवार खड़े किए, ये कहती है मायावती। और मायावती ये कहती है कि उम्मीदवार खड़े तो किए दलित और ओबीसी उम्मीदवार को हारवाना ये रणनीति का हिस्सा है। दलित ओबीसी के लिए सपा की षड्यंत्रकारी नीति थोड़ी भी नहीं बदली। सपा की संकीर्ण घृणित राजनीति से दलित पिछड़ों को आहत करने का ये मंशा सामने आती है। दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को सपा से सावधान रहने की जरूरत है। मायावती ने ट्वीट कर विधान परिषद चुनाव में परिणाम पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की हार के बाद सपा को आड़े हाथों लिया है। मायावती ने ट्वीट करके लिखा है कि विधान परिषद की 2 सीटों पर कल हुए उपचुनाव में हार निश्चित होने के बावजूद चुनाव में सपा द्वारा दलित व ओबीसी उम्मीदवार को खड़ा करना, हरवाना, ज्यादा संख्या बल होने पर इनकी अनदेखी करना यह साबित करता है कि इन वर्गों के प्रति सपा की षड्यंत्रकारी नीति थोड़ी भी नहीं बदली है। और आगे लिखती हैं, सपा और इनकी रही सरकारों के दौरान इनकी ऐसी ही संकीर्ण व घृणित राजनीति से दलित व अन्य पिछड़े और अशक्त समाज के लोगों का काफी अहित होता है। इसीलिए आगे ऐसे नुकसान से बचने के लिए इन वर्ग के लोगों को बहुत ही सावधान रहने की सख्त जरूरत है। बीएसपी की यह अपील है। तो मायावती ने बैक टू बैक ट्वीट के जरिए ओबीसी और दलित समाज के लोगों से अपील की है कि समाजवादी पार्टी की ओबीसी और दलित पिछड़े लोगों के लिए नीयत नहीं बदली है। संख्या बल न होने के बावजूद ऐसे उम्मीदवारों को उतारना जो कि दलित ओबीसी समाज से आते हैं, हार सुनिश्चित होने के बावजूद उन्हें आहत करने की ये राजनीति है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज से यूपी में भाजपा का महाजन संपर्क अभियान शुरू हो रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महाजन संपर्क अभियान की शुरुआत होनी है। भाजपा ने 80 लोकसभा सीटों को 21 क्लस्टर्स में बांटा है। केंद्रीय मंत्री, पूर्व सीएम, राष्ट्रीय पदाधिकारी ने ये टीम बनाई है। अलग अलग राज्यों के मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। अलग अलग क्लस्टर्स की टीम को जिम्मेदारी दे दी गई है। भाजपा ने 2024 में यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है और लक्ष्य को पाने के लिए प्लानिंग की गई है। प्लानिंग कहती है कि 21 क्लस्टर में बांटा गया है। 21 क्लस्टर को भी टीमों में बांटा गया है, जिनके लीडर होंगे और वो लीडर बड़े केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं, पड़ोसी राज्यों से हो सकते हैं, भाजपा शासित राज्यों से बाहर से बुलाए जा सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महाजन संपर्क अभियान तो शुरू हो रहा है, लेकिन बीजेपी की जो प्लानिंग है वो जमीन पर उतर जाएगी। आइए समझाएं 24 के लिए चक्रवर्ती प्लान क्या है। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए खास रणनीति तैयार कर ली है। यूपी में बीजेपी की 80 लोकसभा जीतने का लक्ष्य है, टारगेट है। भाजपा का आज से महाजन संपर्क अभियान शुरू है। केंद्रीय मंत्री, पदाधिकारी घर घर जाएंगे, संवाद करेंगे और भाजपा सांसद वोटर से संवाद करेंगे। जनता को भाजपा मोदी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे, गिनवाएंगे। राज्य सरकार की योजनाओं की भी जानकारी देंगे, क्योंकि बीजेपी की ही सरकार है। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले, उत्तराखंड की बात कर ले। भाजपा का लाभार्थी वोट बैंक पर खास फोकस है। और याद रखिए, लाभार्थी किसी भी धर्म का हो सकता है। पसमानदा दलित वोटर्स पर भी बीजेपी का फोकस है। पीएम मोदी की अगले महीने कई रैलियां हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा भी कई रैली करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जनसंपर्क अभियान एक तरीके से एक क्रैश टेस्ट की तरह होगा। हल्का सा ब्रशअप किया जाएगा और फिर उसके बाद जब बड़ी बड़ी रैलियां होंगी तो लोगों को याद रहेगा कि कौन कौन सी योजनाओं को लेकर के ये जो 9 योजनाएं खासकर बहुत प्रभावशाली रही हैं, जो लाभार्थी रहे हैं, उनको ज्यादा याद नहीं दिलाना पड़ेगा बड़े नेताओं को कि क्या क्या किया है 9 साल में बीजेपी ने उनके लिए। तो ऐसे में जनसंपर्क अभियान के दौरान छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करके बड़े बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। वो जमीन पर जा करके होमवर्क करवाएंगे, लोगों को याद दिलाएंगे। जब ये होमवर्क पूरा हो जाएगा तब बड़ी बड़ी रैलियों में लोग नारों के साथ, योजनाओं के साथ तैयार नजर आएंगे। और उधर लखनऊ में आज भाजपा युवा मोर्चा का मंथन है। भाजयुमो की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। बैठक का आयोजन है। राजनीतिक प्रस्ताव और अभियानों पर बैठक हो रही है। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी अध्यक्षता कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी भाजयुमो के इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी होंगे, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह होंगे, दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के भी समापन सत्र को संबोधित करने की खबर मिल रही है। तो भाजयुमो की ये बड़ी बैठक है। हर स्तर पर बीजेपी अपने सभी कार्यकर्ताओं को धार देने में जुटी हुई है। देखिए, भाजपा का युवा मंथन का ये मकसद क्या है, इसको अगर आप पॉइंट दर पॉइंट समझने की कोशिश करें तो कुछ ऐसे समझ में आएगा। राजनीतिक प्रस्ताव और अभियानों पर मंथन होना है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होनी है। यूपी की 80 सीटों को जीतने पर मंथन होना है। बूथ की कमान युवाओं को सौंपने पर चर्चा हो रही है ताकि ऊर्जा के साथ हर एक बूथ पर वो लगे रहें। 2024 चुनाव से पहले युवाओं को साथ जोड़ना है। यूपी में करीब 4 करोड़ युवा मतदाता हैं। 4 करोड़ युवा मतदाताओं को साथ लाने की कोशिश, उनकी नब्ज पकड़ने की कोशिश, नब्ज टटोलने की कोशिश इन युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा होगा, युवा मोर्चा के द्वारा होगा। और इसीलिए इन 4 करोड़ युवा मतदाताओं को साधने के लिए आज ये बड़ी बैठक बुलाई गई है भाजयुमो की। और इस बैठक में पूरी रणनीति खोल करके रखी जाएगी। बस अब आगे भेजने की तैयारी है। लखनऊ ही रुक कर लेते हैं। बीजेपी कार्यालय के बाहर हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी मौजूद हैं। उनसे तस्वीरों के साथ जरा जानकारी ले लेते हैं। देख रहे हैं आपके पीछे विवेक, काफी भीड़ भाड़ नजर आ रही है, चहलकदमी शुरू हो गई है। मीटिंग को लेकर के जितनी डिटेल्स जानकारी है दर्शकों को बताइए और दिखाइए। बिल्कुल इसने लता, मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है जहाँ पर ये कार्यक्रम 10:30 बजे शुरू होना है। चूंकि बीजेपी का फोकस है युवाओं पर, 4 करोड़ से ज़्यादा युवा वोटर हैं तो जो 2024 में अपना मतदान करेंगे, वोट का इस्तेमाल करेंगे, उनकी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। तो उसको अपने साथ रखने के लिए ये जो भारतीय जनता युवा मोर्चा का संगठन है, मजबूत संगठन है, इसके सारे युवा आज सुबह से ही प्रदेश के अलग अलग जनपदों से यहाँ पर आ चुके हैं। कुछ लोग कल शाम से ही आ गए थे और अब 10:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा जिसमें तय किया जाएगा कि युवाओं की भागीदारी क्या होगी, उनके अभियान क्या होंगे, कार्यक्रम क्या होंगे, इस महासंपर्क अभियान में वो कैसे हिस्सेदारी करेंगे। और एक बाइक रैली जो 80 जनपदों में निकालनी है, इस भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम को बाइक रैली भी निकाली जाएगी। हमारे साथ धनंजय शुक्ला है जो मीडिया प्रभारी हैं भाजयुमो के, इनसे ही जानकारी ले लेते हैं। धनंजय सिंह जी, आज ये बताइए कि कार्यक्रम है तो क्या रूपरेखा तय होगी, कौन कौन से अभियानों के यहाँ पर प्रस्ताव पारित होंगे, जो राजनीतिक प्रस्ताव हैं वो होंगे, कुछ सामाजिक प्रस्ताव होंगे, कुछ आर्थिक प्रस्ताव भी पारित हो सकते हैं क्या? नहीं, देखिए भैया, भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति है जो कि इस कार्यकाल में दूसरी कार्य समिति है। तो जाहिर सी बात है कि कार्य समिति जो हम लोग की होती है उसमें सभी अभियानों को लेके प्रस्ताव, सारी चीज़ें होती हैं और संगठनात्मक बैठक भी होता है, अभियानों की चर्चा भी होती है। जिले के अध्यक्ष और जिले के महामंत्री, क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति, लगभग करीब 100 से ऊपर जो भी पदाधिकारी सब मिला जुला के यहाँ पे उपस्थित हैं। इन सभी को जो है पूरा संगठनात्मक आगामी कार्यक्रमों को लेकर उसी सब विषय को लेकर चर्चा होगी। तो कौन कौन से प्रस्ताव पारित हो सकते हैं जो अभियान है अगले 2024 के लिए? देखिए भैया, प्रस्ताव के लिए तो मान लीजिए वो विषय नहीं है, प्रस्ताव तो मान लीजिए गुप्त रखा जाता है, संज्ञात्मक है। बट आने वाला जैसे अभियान है, संपर्क अभियान है और बाइक है उसमें है, और अभी जैसे कुछ नए अभियान शुरू हो रहे हैं उसको युवा मोर्चा बढ़ चढ़ के काम करेगी जिले स्तर से। देखिए, धनंजय शुक्ला जी हैं जो मीडिया प्रभारी हैं और हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो अलग अलग जनपदों से हैं। कानपुर के जो भाजयुमो प्रभारी हैं वो भी साथ में, उनसे बात करते हैं। आज कार्यक्रम में आप आए हैं, क्या रणनीति बनेगी यहाँ पर इस पूरी बैठक में, क्या आगे उसके रिजल्ट निकले? भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करता है तो उसका मुख्य विंग युवा मोर्चा, युवाओं का काम देखना है। आगामी 2024 के चुनाव समय कम बचा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार नए कार्यक्रम किस तरीके से काम करें। निकाय चुनाव में जैसे उत्तर प्रदेश में 16 का 16 मेयर भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं, उसी को और अच्छी तरीके से इस बार 80 के में से मुझे लगता है कि 70-72 सीटें जीतने का प्रयास की, जितनी यहाँ पर बैठक की गई। युवा मोर्चा को आगामी 2024 में क्या काम करना गया उसके लिए तैयारी बैठक की है। प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे जी, भाजपा के संगठन के लोग हैं वो भी होंगे। तो आप कानपुर से क्या प्रस्ताव बनाकर लाए हैं वहाँ के लिए 2024 के लिए? प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है, इसमें हर साल ये बैठक की जाती है। इसमें आगामी क्या युवा मोर्चा का क्या काम करना है, अपने अपने क्षेत्र में हम लोग को किस तरीके से युवा मोर्चा को, भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करना है, किस तरीके से सेवा करनी है, इस तरीके का अभियान हम लोग को यहाँ पर दिया जाएगा।
इसमें तब मैं आपको एक और नज़ारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर अलग अलग जो क्षेत्र हैं, ब्रज क्षेत्र हैं, अवध क्षेत्र हैं, सबके अलग अलग इंस्टॉल बने हैं और सारे लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं बाहर से, उनको रजिस्ट्रेशन यहीं पर कराया जा रहा है। उसके साथ उनको एक आईडी दी जा रही है। बिना आईडी के एंट्री नहीं है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। बिना आईडी के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश भीतर नहीं दिया जा रहा है। ये ब्रज क्षेत्र का है, अवध क्षेत्र का आप देख रहे हैं, काशी क्षेत्र का है, पश्चिम क्षेत्र का है, कानपुर क्षेत्र, गोरखपुर क्षेत्र, ये सभी जो अलग अलग मंडल हैं, क्षेत्र हैं, उनके अलग अलग इंस्टॉल बनाए गए हैं। और 10:30 बजे यहाँ पर चूंकि कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और स्मृति ईरानी को आना है, लेकिन वो समापन सत्र में आएंगी। पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री को भी आना था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी था जब कार्यक्रम का पूरा प्रोफार्मा जारी हुआ था। हालांकि आज मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं आ रहे हैं किसी वजह से, लेकिन जो डिप्टी सीएम है दोनों, वो होंगे। केशव प्रसाद मौर्य पहले सत्र में संबोधित करेंगे, उसके बाद दोपहर बाद यहाँ ब्रजेश पाठक आएंगे, वो अपना संबोधन रखेंगे, वो अपनी बातें रखेंगे। और अवध क्षेत्र के जो हैं लोग, वो सारे पदाधिकारी यहाँ आ चुके हैं। सभी जो क्षेत्र हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा। 20 मिनट करीब बाकी है। अध्यक्ष भी आ चुके हैं हमारे साथ, प्रांशु दत्त द्विवेदी जो हैं वो अध्यक्ष भी आ चुके हैं। चलिए उनसे भी कोशिश करते हैं वहाँ पर बात कर लेने की, चूँकि सारा दामोदर उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर उन्हीं पर है, वो सारी भूमिका बना रहे हैं कि कैसे क्या होगा। प्रांशु जी, आज कार्यक्रम है, क्या कहेंगे, क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, हमारी उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा की कार्य समिति है और इस कार्य समिति में हम लोग आगामी 1 महीने में युवा मोर्चा को क्या कार्यक्रम करने हैं और लोकसभा की दृष्टि से हमारा क्या चुनावी तैयारी होनी है, चुनाव क्या रोड मैप बनना है, उस सब की तैयारियां होने वाली हैं। हम लोग 1 महीने में बाइक रैलियां निकालने वाले हैं पूरी लोकसभा में, 6 दिन की, रात्रि विश्राम भी वहीं गाँव में करने वाले हैं। हम युवा लाभार्थियों से संपर्क करने वाले हैं, नए वोटरों को बनाने का काम करने वाले हैं। ऐसे तमाम काम जो है नौजवानों को जो करने हैं, उसकी तैयारी दृष्टि से कार्य समिति बैठी। निकाय में ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा पैठ हो गई है, कस्बाई क्षेत्रों में ज़्यादा पैठ हो गई, जो शहरी क्षेत्र माना जाता था, तो ग्रामीण के लिए कोई अलग योजना? नहीं, निश्चित तौर पर एक समय जो भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी कही जाती थी, आज आपने ये नगर निकाय के नतीजे आए हैं उनसे देखा होगा कि अब हम गांव-गांव, घर-घर पहुंच चुके हैं। और उसका कारण है जो मोदी जी, योगी जी की जो गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं वो नीचे तक, जनता तक पहुंच रही हैं। चाहे वो सरकारी आवास हो, राशन हो, हर व्यवस्था जो है ईमानदारी से चल रही है। तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्र से भी भाजपा जो है मजबूत हुई है और लोकसभा चुनाव में यदि हम 80 की 80 सीटें जीत गए तो वो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये बाइक रैली पूरे 80 विधानसभा क्षेत्रों में निकलेगी, 80 लोकसभा क्षेत्रों में निकलेगी। हम लोग 6 दिन एक लोकसभा में बाइक यात्रा निकालेंगे, गांव में रुकेंगे भी, वहां कार्यकर्ताओं का भी हालचाल लेंगे, गांव में जो लोगों की, नौजवानों की समस्याएं हैं उनका निराकरण भी करेंगे। इस दृष्टि से नीचे ग्रास रूट लेवल पर काम करने की योजना है। इसके अलावा और क्या आज कार्यक्रमों का जो प्रस्ताव है पारित हो सकते हैं? देखिए, हमारे सभी प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व इसमें आ रहे हैं। हमारे तेजस्वी सूर्या युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, बहन जी स्मृति ईरानी जी आ रही हैं और प्रदेश का पूरा नेतृत्व है। तो मोटा मोटी क्या रोड मैप होना है, कैसे लोकसभा का चुनाव हम और मजबूती से जीत सकते हैं, नौजवानों में हम नीचे तक पैठ कैसे कर सकते हैं, इसी की योजना की दृष्टि से कार्यक्रम रखा है। बहुत शुक्रिया। प्रांशु जी हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से रोड मैप बनेगा 2024 का और उसको लेकर युवाओं पर ज़्यादा फोकस है, चूँकि बड़ी संख्या में युवा वोटर इस बार 2024 में शामिल होगा, मतदान की प्रक्रिया में शामिल होगा, तो वहाँ फोकस यही है। और भाजपा के साथ बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ने के लिए अभियान भी यहाँ आज से जो अभियान चलाया जाएगा, इसी बैठक में इसी प्रस्ताव पारित होगा और सब अपने विचार रखेंगे। इसके साथ ही जो युवाओं को जोड़ने के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र है, खासकर सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जहाँ पर निकाय चुनाव में कुछ और अपडेट आएंगे, हम दर्शकों को ज्यादा जानकारी के साथ आपसे कनेक्ट करेंगे। बाराबंकी से खबर है, जेल में गाड़ी में कैदियों के भिड़ने की खबर है। बताया जा रहा है कि कोर्ट परिसर में जेल की गाड़ी के भीतर कैदी भिड़ गए। सीट को लेकर के कैदियों के बीच मारपीट हो गई। ये देखिए, गाड़ी से कैदियों को कहीं ले जाया जा रहा था। ये प्रिजन वैन है, लेकिन बताया जा रहा है कि कौन सी सीट पे कौन सा कैदी बैठेगा, इसी को लेकर के आपस में कैदी भिड़ गए, उनके बीच मारपीट हो गई। ये अनोखी खबर है। जेल के अंदर गाड़ी के भीतर 2 कैदी, लेकिन कैदी कहां कौन बैठेगा, इसे लेकर के आपस में भिड़ गए। तो ये जो हो हल्ला है, ये प्रिजन वैन में सीट को लेकर के 2 कैदियों में मारपीट हो गई, क्योंकि वो सीट मनचाही जहां बैठना चाह रहे थे उस पर दूसरा कैदी बैठा होगा। इसे लेकर के पुलिस के सामने ही कैदी इस प्रिजन वैन में गुत्थम गुत्था हो गए। मारपीट हो रही सीट के लिए, हम बैठेंगे। अच्छा, सीट के लिए छोटी चीजों में जो है। तो इस प्रिजन वैन से कैदियों को कहीं ले जाया जा रहा था। जेल परिसर के भीतर ही है। जब वैन में बिठाने की कोशिश की गई तो 2 कैदियों में सीट को लेकर झगड़ा हो गया।
आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड में खेल विभाग में तबादलों को लेकर अनदेखी का आरोप लगा है। नियमों को दरकिनार कर कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले हुए, खबर मिल रही है। तबादलों की प्रक्रिया में तबादला एक्ट और वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा गया। उत्तराखंड के कई जिलों के जिला खेल अधिकारियों को बदला गया, ट्रांसफर मिला है। शासन में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों को भी इन तबादलों की भनक नहीं लगी, ऐसा कहा जा रहा है। खेल विभाग में जो तबादले हुए उनमें कोई भी जिला खेल अधिकारी है नहीं। साल 2023 से 24 मई में 15% अधिकारियों के तबादले के ही आदेश थे, लेकिन नियमों को ताक पर रख करके कई तरीके के तबादले यानी ट्रांसफर किए गए हैं। यानी तबादलों का खेल हुआ है, पर्दे के पीछे कौन कौन इन्वॉल्व है ये अभी नहीं पता चला। पंकज राणा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, कितने ऐसे तबादले हैं जिनकी रिपोर्ट मिल रही है जो नियमों को ताक पर रख करके हुए हैं? कौन कौन इन्वॉल्व है, जरा डिटेल दीजिए। इसमें तो तकरीबन देखिए 4 से 5 जिला खेल अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इसके अलावा अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं और इनमें बड़ी बात यह है कि जिन खेल अधिकारियों के तबादले किए गए हैं उनमें वरिष्ठता के आधार पर उनको उसके आधार पर तबादले नहीं हुए हैं। उसके साथ साथ ही क्योंकि उत्तराखंड में तबादला एक्ट एक अलग से बना हुआ है, उसके आधार पर ही तबादले किए जाते हैं। ये नियम है कि किसी विभाग में तबादले होंगे तो वो नियम के आधार पर होंगे और ये महीना जून का महीना ही तबादलों के लिए यहाँ होता है। इसमें 15% तबादले नियम के आधार पर किए जाते हैं, लेकिन खेल विभाग ने इसमें एक बड़ा खेल खेल दिया है। एक तो वरिष्ठता को इसमें ध्यान में रखा गया है, इसके साथ साथ ही जो तबादला एक्ट है जिसमें एक्ट के आधार पर तबादले किए जाते हैं, सुगम और दुर्गम का इसमें विशेष ख्याल रखा जाता है। उन चीजों को इसमें नहीं अपनाया गया है, तो ये पूरी तरह से खेल खेल दिया गया है। तबादले किस आधार पर हुए हैं, मंत्री स्तर पर हुए हैं, विभागीय के बड़े अधिकारी के स्तर पर हुए हैं या निर्देशालय स्तर पर हुए हैं, इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन क्योंकि तबादलों को कर दिया गया है, तमाम जो अधिकारी कर्मचारी इधर से उधर किए गए हैं उनके अंदर नाराजगी है इस बात को लेकर कि वरिष्ठता की सूची को इसमें ध्यान रखा गया है। इसके साथ साथ ही जो सुगम और दुर्गम का फार्मूला उत्तराखंड में अपनाया जाता है उसको इसमें नहीं अपनाया गया है। और बड़ा मसला है पंकज, क्योंकि पहाड़ों पर पोस्टिंग को लेकर के कहां तबादला किसका हो रहा है ये बहुत बड़ा मामला है। इसीलिए ये नियम भी बनाया गया है खासतौर पर उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए, लेकिन वो नियम भी काम नहीं आ रहा है, उसके पीछे भी काम हो रहा है। फिलहाल नजर बना करके रखिएगा। शुक्रिया पंकज जानकारी के लिए। बड़ी खबर मिल रही है, आज से 2 दिन के गाजियाबाद दौरे पर जयंत चौधरी। बागपत, अमरोहा, आगरा के बाद गाजियाबाद की बारी है, जहां पर जनसंपर्क करेंगे जयंत। मुरादनगर के 8 गांव में जनसंपर्क का कार्यक्रम है। 2024 चुनाव के चलते जनसंपर्क में जुटे हुए हैं जयंत चौधरी। पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों में जनसंपर्क कर रहे हैं, जहां कहीं भी जनाधार जिस पूरे वोट बैंक की वजह से जाना जाता है और प्रभाव क्षेत्र में आता है, उन जगहों पर सबसे पहले इस वक्त जनसंपर्क अभियान करते नजर आ रहे हैं। और उसी कड़ी में आज गाजियाबाद की बारी है। मुरादनगर के 8 गांव को चुना गया है जनसंपर्क के लिए। तो 2024 के लिए गांव-गांव का दौरा। 2 दिन के गाजियाबाद दौरे पर जयंत चौधरी हैं। पहले दिन मुरादनगर में आने वाले गांव में जनसंपर्क होना है। पहले दिन जयंत चौधरी का 8 गांव में जनसंपर्क होना है, जिसमें महरौली, गुलधर, खुर्रमपुर, मिल्कियाचारपुर यहाँ पर जनसंपर्क है। इसके अलावा रेवड़ा, रेवड़ी, रावली, सुरान, नेकपुर में जनसंपर्क है। जयंत की आप बात करें तो बागपत, अमरोहा, आगरा में पहले ही जनसंपर्क कर चुके हैं और आज मुरादनगर के इन 8 गांव को चिन्हित किया गया है। पहले से प्लान है जयंत का, जहां वो पहुंचेंगे, गांव-गांव बैठेंगे, बात करेंगे, गांव के लोगों के बीच जो जनाधार है उनकी मौजूदगी रहेगी। और आज का दिन डेडिकेटेड है इन्हीं 8 गांव के लिए, जनसंपर्क अभियान के लिए। तो ये रणनीति नजर आ रही है, खासकर निकाय चुनाव के बाद जिस तरीके का परिणाम मिला है, प्रोत्साहन मिला है, और आरएलडी इसीलिए अपने वोट बैंक को और भी मजबूत करने की तैयारी में है पश्चिमी यूपी में। इसके तहत जयंत चौधरी आज गाजियाबाद में जनसंपर्क कर रहे हैं। और आज गंगा दशहरा का पर्व है। संगम नगरी प्रयागराज में पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रयागराज में गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाते देश के कोने कोनों से हजारों श्रद्धालु नजर आए। श्रद्धालु गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाने के साथ पूजा अर्चना, दान पुण्य करते नजर आ रहे हैं। संगम पर स्नान का सिलसिला ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हो गया था। तो देखिए, ज्येष्ठ महीने के आखिरी बड़ा मंगलवार यानी आज प्रयागराज के हनुमान मंदिर में विशेष पूजा होती है, अर्चना की जा रही है।
लेटे हनुमान मंदिर में लोगों की भीड़ होती है। श्रद्धालु संगम की धारा में डुबकी लगाकर पुण्य हासिल कर रहे हैं। बड़ा मंगलवार पर लेटे हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। आज भव्य श्रृंगार किया जाता है लेटे हनुमान जी का, विशेष आरती की जाती है। इस मौके पर मंदिरों को सजाया गया है। वहीं कुछ ग्रामीण इलाके में कुछ जगहों पर मेलों का भी आयोजन किया गया है। आज हिंदी कैलेंडर के ज्येष्ठ महीने का आखिरी मंगलवार है। इस दिन को आखिरी बड़ा मंगल के तौर पर जाना जाता है। इस दिन आरोग्य के देवता बजरंग बली की पूजा अर्चना की जाती है। हनुमान मंदिरों में विशेष आयोजन किए जाते हैं। तो आखिरी बड़ा मंगल के मौके पर आज संगम नगरी प्रयागराज में भी खास आयोजन किए जा रहे हैं। जो हनुमान मंदिर है वहाँ बजरंग बली के विशेष श्रृंगार किया गया है, विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर, जहां पर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। बजरंग बली यहां पर लेटी हुई अवस्था में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। तो आज आखिरी बड़ा मंगल के मौके पर आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर दर्शन पूजन करने के लिए आए हैं। बजरंग बली के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनसे अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। तमाम महिलाओं ने आज के दिन व्रत रखा हुआ है, अपने सुहाग की सलामती के लिए कामना कर रही हैं। बजरंग बली से अपने संतान के लिए प्रार्थना कर रही हैं, परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना की जा रही है। यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा है कि तिल रखने तक की जगह नहीं है। और आखिरी बड़ा मंगल के मौके पर हनुमान मंदिर के आसपास जगह जगह भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, शरबत वितरण किया जा रहा है, पानी और चाय का वितरण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, दर्शन पूजन करने के लिए आए हुए हैं, बजरंग बली का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो तमाम श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। हम कुछ लोगों के पास चलते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आज वो बजरंग बली से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, क्या कामना कर रहे हैं आज के दिन वो खास तौर पर। क्या नाम है आप? प्रियेंद्र वर्मा। आज के दिन बजरंग बली से क्या कामना कर रहे हैं? परिवार हमारा सुखी रहे, विश्व सुखी रहे हमारा। आपका क्या नाम है? ज्योति। क्या कामना कर रही हैं बजरंग बली से? हमारा घर परिवार सब सुखी रहे, इनकी तरक्की हो। बिल्कुल, जो ज़्यादातर श्रद्धालु हैं वो अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं, परिवार में शांति बनी रहे, क्लेश ना हो, इसकी कामना की जा रही है। बजरंग बली आरोग्य के देवता हैं, तो किसी तरीके का परिवार पर कोई बीमारी ना हो, किसी तरीके का कोई रोग ना आए, इसकी खास तौर पर कामना की जा रही है। तो इसी तरीके की तस्वीर, इसी तरीके का नज़ारा प्रयागराज में जो दूसरे बजरंग बली के जो दूसरे मंदिर है वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।